इंडियन नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट एंड वुड वर्कर्स फेडरेशन, जो अखिल भारत भवन निर्माण जंगल और काष्ठ निर्माण महासंघ है, वो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का साथ एफिलिएटेड है और अंतर्जातीय क्षेत्र में बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल फेडरेशन का साथ भी एफिलिएटेड है। आज उनका वर्किंग कमेटी, नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग और हरियाणा का स्टेट कन्वेंशन था। निर्माण और भवन निर्माण और जंगल कर्मचारी संघ की तरफ से जो बैठक हुई थी, ये बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और हरियाणा समेत जो राज्य सरकार भवन निर्माण श्रमिक की वेलफेयर के लिए संगृहीत जो अर्थ है, वो अर्थ को जो कानून के मुताबिक खर्च होना चाहिए वो खर्च नहीं होता है। मजदूर का यूनियन का साथ जो कंसल्टेशन होना चाहिए वो कंसल्टेशन नहीं होता है और कई लाखों दरखास्त हरियाणा में और भिन्न भिन्न सरकार में अभी तक पड़ा है, उसका ऊपर कंसीडर नहीं करते हैं। और राजनीतिक दृष्टिकोण से चाहे शिक्षा का जो सब्सिडी हो, कंपनसेशन हो या हेल्थ का जो प्रोग्राम हो, वो घर का भी जो प्रोग्राम हो, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से एमएलए एमपी मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में होता है, मजदूर का रिकमेंडेशन में नहीं होता है, जिनका आज का सभा में तीव्र असंतोष और प्रतिवाद किया गया है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो मजदूर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फेडरेशन की तरफ से, इंटक की तरफ से हरियाणा में और सारा देश में, जैसे दिल्ली में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में, भिन्न भिन्न राज्य में भी लेबर डिपार्टमेंट की सामने एजिटेशन प्रोग्राम करने के लिए वो तय हुआ है। दूसरा बात ये है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे एक सुझाव आया है, कृष्णा मूर्ति दिया है 12 घंटा काम करने के लिए। ये सुझाव ILO कन्वेंशन नंबर 1 जो अमेरिका है मार्केट में मजदूर आंदोलन हुआ था अष्टदश शताब्दी में, ILO गठित होने का बाद जो पहला कन्वेंशन था 8 घंटा काम करने का, ये ILO कन्वेंशन का विरोधी और विशेष रूप से जब 2022 में कोरोना का बाद ILO सेशन, ILO कन्वेंशन 155-187 को अमेंड करके हेल्थ एंड सेफ्टी को कर्मचारी और मजदूर का एक मैटर ऑफ राइट का हिसाब से विवेचना करने के लिए निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसका ऊपर काम नहीं करके 12 घंटा काम करने के लिए जो केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब और कुछ राज्य सरकार जो निर्देश दिया है उसको भी पूरा निंदाबाद किया है और उनको परिवर्तन करके जैसे 8 घंटा था वो 8 घंटा रहना चाहिए, वो भी मांग किया है। साहब, जो केंद्र सरकार और यहाँ की राज्य सरकार है वो हमेशा कहती है कि मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, चाहे वो हेल्थ में हो या शिक्षा में। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप तो केंद्र सरकार का बजट देखा होगा। केंद्र सरकार बोलते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी यूनिवर्सल, हम सबके लिए करते हैं। मजदूर का तो ये सही है, प्रोविडेंट फंड है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग स्कीम है, मगर जो 48 करोड़ मजदूर का सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ सेफ्टी में ये केंद्र सरकार का बजट में 1 पैसा है क्या? 1 पैसा भी नहीं है। बात बोलते हैं, आप देख लीजिए, उठा लीजिए 2021 का, 22 का, 23 का तो हुआ नहीं बजट। 1 पैसा भी 48 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य का सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के लिए नहीं है। जब 1 पैसा भी नहीं है, जो पैसा केंद्र सरकार का पास मजदूर लोग का जमा है प्रोविडेंट फंड में, आपका करीबन 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो
CPF है या ये सही है, वो पैसा को आहिस्ता आहिस्ता रादर वो सरकार अपना कंट्रोल को लेके कहाँ कहाँ प्राइवेट बैंक में दूसरा जगह में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको हम लोग विरोध करता है। तो एक पैसा नहीं दे के श्रमिक कर्मचारी को हम समर्थन करते बोलने का क्या मतलब है? और आपका श्रमिक कर्मचारी का जो एक माध्यम है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हर साल होना चाहिए, नहीं होता। 9 साल से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं, एक स्टैंडिंग कमेटी होता है लेबर का, वो मीटिंग नहीं हो रहा है। आपका 2022 में ILO बोला कि आप 187, 155 को रिव्यू करके हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए मैटर ऑफ राइट, इज नॉट द काइंडनेस ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द काइंडनेस ऑफ द एम्प्लॉयर। कोरोना का बाद ये ILO का रिजोल्यूशन हुआ, उसका ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है। हमारा देश का अंदर 13 करोड़ माइग्रेंट वर्कर है, जो भी कंस्ट्रक्शन डोमेस्टिक वर्कर है, और बाहर को गया है करीबन 2.5 करोड़ लोग जो मिडिल ईस्ट में है। मगर जो कन्वेंशन UNO का आया है, माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन, इंडिया गवर्नमेंट उसने हस्ताक्षर भी नहीं किया, 122 कंट्री हस्ताक्षर किया है, उसका ऊपर कोई काम नहीं है। तो लेबर का ऊपर कहाँ पैसा दिया है, कौन सा काम किया है? सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो इकाई है उससे एफिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, एक मजदूरों को एकत्रित करने के लिए जमीनी जो राजनीतिक जमीन है उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अब देखिए, INTUC ये कांग्रेस का एग्जैक्टली संगठन नहीं है। INTUC कांग्रेस का नीति आदर्श, महात्मा गांधी का नीति आदर्श का ऊपर गठित है। हाँ, ये हम बोलते हैं कि आप देखिए, इन तक बोलने का बात नहीं, जो 44 श्रम कानून था, सब श्रम कानून तो 44 श्रम कानून कांग्रेस का समय भी पास हुआ था। सिर्फ एक ही इंटरेस्टेड माइग्रेंट लेबर जो इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था, मगर मोरारजी देसाई के समय पास हुआ, मगर ये कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सभी कानून कांग्रेस का समय में हुआ था। अभी ये कानून को फेंक के 4 लेबर कोड बनाया है। ये कभी कानून मजदूर के सपोर्ट में नहीं बनाया, मजदूर को सपोर्ट में जो कानून था उनको लेबर कोड बना दिया। और लेबर कोड को हम क्यों विरोध करते हैं मालूम है आपको? हम इसलिए विरोध करते हैं, वो जो प्रावधान था 44 आइन लेबर कानून में, वो प्रावधान इधर भी है, मगर क्या किया मालूम है? ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन का मूल मुद्दा क्या है, जो ये किसको लागू होगा, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। सर, एक अंतिम प्रश्न ये है कि अगर चुनाव आएंगे जब लोकसभा पूरे देश में, तो क्या उस समय में आपकी जो यूनियन है वो खुल करके कांग्रेस की सपोर्ट में आएगी? जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो आपकी यूनियन खुल करके कांग्रेस की सपोर्ट में आएगी क्या? तो सपोर्ट में आएंगे जरूर, क्योंकि कांग्रेस का समय में कानून बना था, और ये सरकार वो 40 को लेबर को नहीं पूछ के पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं करके वो उनको कानून को फेंक दिया और दूसरा कोड बना दिया किसी को नहीं पूछ के। और तो ये तो लेबर का विरोधी स्टैंडिंग कमेटी इंडियन लेबर तो ज़रूर, ना केवल इंटैक्ट देश का सभी मजदूर संगठन कोऑर्डिनेशन में, मजदूर संगठन और किसान संगठन भी अभी दोनों मिल के, मजदूर किसान ये सरकार का खिलाफ में है, बीजेपी के खिलाफ में है। अगला इलेक्शन, ये 5 इलेक्शन में भी हम सब मिल के उनको हराने के लिए कोशिश जरूर करें। कोई आपके इंटक का जो सदस्य बन जाता है, जो एक आम सदस्य है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, उसके लिए आप लोगों का क्या प्रावधान है परिवार के? नहीं, इंटक इज ए ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, उनका पास इतना पैसा नहीं है व्यक्तिगत रूप से किसी को सहायता करता है, मगर मजदूर संगठन का अलग स्कीम है। जो EPF में है, कुछ लोग ESI में है, कुछ लोग गवर्नमेंट में है, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में है। वो अपना स्कीम का हिसाब से जो फ़ायदा मिलना चाहिए, तो इंटक वो फ़ायदा उनको स्कीम के हिसाब से देने के लिए कोशिश करता है। और जहाँ कोई स्कीम नहीं है, तो हम लोग डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उनको कंपनसेशन देने की। आप भी सांसद रहे हैं और मजदूरों के हकों की आवाज़ उठा रहे, तो उस वक्त उस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं हुआ बात सकते। सांसद रहने का समय इट इज एन रिकॉर्ड। आप अगर जाएंगे श्रम शक्ति भवन, कोई बीजेपी कम्युनिस्ट वाला को भी पूछो, सबसे अगर ज़्यादा सवाल हम 12 साल में उठाया तो हमने उठाया, और इसका किताब भी हम छपाया, और किताब भी पार्लियामेंट में
श्रम शक्ति भवन में, सारा देश में भी है। सबसे ज़्यादा सवाल इवन कांग्रेस सरकार होते हुए भी हमने उठाया था। हम ये नहीं मानता है कि पूर्ण जो समस्या था कांग्रेस समाधान कर दिया, मगर कांग्रेस का समय में कुछ तो आया था, कुछ तो जैसे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड नरसिंह राव समय में हुआ था, प्रोविडेंट फंड रिलेटेड ईपीएफ स्कीम वही नरसिंह राव समय में 95 में हुआ था। बाकी सब कानून तो कांग्रेस समय का हुआ था। उनका समय में कुछ कानून अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस समय से सभी कानून को कर दिया, ये बात नहीं है। कई इम्पोर्टेंट पॉइंट भी था जिसको कांग्रेस कर नहीं पाया, और हम भी आंख बंद करके कांग्रेस को समर्थन नहीं करता। आपकी इतिहास देखो, जब भी मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट थे, सोनिया गांधी यूपीए के चेयरपर्सन थे, तब जब हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक हुआ, अर्थनीति आया, इंटेक भी विरोध किया, सभी सेंट्रल ट्रेड को मिलकर भी इंटेक भी स्ट्राइक में ज्वाइन किया, विरोध किया, क्योंकि हम लोग मजदूर का हित में काम कर रहा है और मजदूर का हित के लिए काम करेंगे। अगर कांग्रेस का सरकार का डिसीजन मजदूर का खिलाफ में जाते हैं, उनको खिलाफ में भी हम आवाज़ उठाया है और फिर उठाएं। ठीक है।